हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में। विज्ञान विषय के बेसिक्स बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो बेसिक कंसेप्ट दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमें आने चाहिए। वैसे कि वैसे ही हर सब्जेक्ट के कुछ न कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान में पहले उसकी नींव भरी जाती है, उसके बाद में उस मकान को है वो खड़ा किया जाता है। तो वैसे ही अगर हमें विज्ञान विषय को भी समझना है तो उसके कुछ बेसिक्स परिभाषाएं, बेसिक शब्दावलियां, बेसिक्स जो जानकारी है वो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो हम भी आज बेसिक कंसेप्ट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में बैठना है, हमें आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। तो अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ने में सहज महसूस नहीं कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में है वो पिछड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम विज्ञान विषय के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो रसायन विज्ञान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं एट 9th-10th। उसके बाद में आपको अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं, चूज करते हैं 11th-12th में, तो वहाँ पे भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद कॉलेज में भी अगर आप रसायन विज्ञान को चूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। रसायन विज्ञान विषय को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये विषय है वो विज्ञान के हर विषय में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे जीव विज्ञान है तो वहाँ पे भी रसायन विज्ञान की कोई न कुछ भूमिका है। अगर आप देखोगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, वहाँ पे भी इसकी कुछ न कुछ भूमिका है। तो इस विषय को अगर गहराई से समझ लेते हैं तो हमें बाकी विषय को समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान में सबसे मूल परिभाषा से शुरू करेंगे। पदार्थ या फिर द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य क्या चीज होती है दोस्तों? वैसे देखें तो हम पदार्थ और द्रव्यों से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास जो जो कुछ भी विद्यमान है वो सभी पदार्थ या फिर द्रव्य है। जैसे आप किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब एक पदार्थ है। अगर आपके पास टेबल है, कुर्सी है, तो वो भी पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पे जल है, हवा है, नमक है, ये सारे पदार्थ ही कहलाते हैं। तो पदार्थ क्या हो गया? वह वस्तु जो जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, वह वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और दूसरा उसका आयतन। आयतन का मतलब आप समझते हो, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो वह वस्तु या वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाती है? पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती है। अब पदार्थ और द्रव्य, आप जो कुछ भी अपने आसपास में देख रहे हो वो सभी पदार्थ या फिर द्रव्य ही है। पदार्थ की आपको अवस्थाएं पता ही है कितनी होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मोस्टली। वो कौन सी होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। पानी से। पानी यानी कि जल, और रासायनिक सूत्र इसका है H2O। अब इसकी अवस्थाएं मतलब भौतिक अवस्थाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, वो अवस्था कहलाती है ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। पानी है वो हमारे आसपास जो पाया जाता है वो मोस्टली द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सामान्य तापमान पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगर हम पानी को उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं यानी कि फ्रीज कर देते हैं तो वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, यानी बर्फ में बदल जाता है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? ठोस अवस्था हो जाएगी। क्या अवस्था हो जाएगी? कौन सी अवस्था हो जाएगी? ठोस। और द्रव्य में जब पानी नॉर्मल अवस्था में रहता है तो वो द्रव्य अवस्था। और जब हम पानी को गर्म करते हैं, इसको उबालते हैं, इनकी गर्म करते हैं, तो ये कौन सी अवस्था में चला जाता है?
वाष्प अवस्था में चला जाता है, तो वो उसकी गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था कहलाती है। तो पानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मोस्टली, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बर्फ को आप जानते हो, वो ठोस अवस्था में होती है, पानी की अवस्था है वो। वैसे ही द्रव अवस्था में पानी को आप सब ने देखा ही होगा, गैस अवस्था में उसको जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प में रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। इसकी 2 और अवस्थाएं होती है पदार्थ की वैसे, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बीईसी। बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 अवस्थाएं अपनी इतनी काम नहीं आएंगी, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उम्मीद है आपको ये पदार्थ जो समझाए आपको, इन पदार्थ या फिर द्रव या फिर मैटर, इंग्लिश में बोले तो मैटर, तो ये आपके समझ में आया होगा। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, तो इनके द्वारा इसको महसूस किया जा सकता है। इनको आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, उनको साथ साथ में नोट भी करते जाइए। ये बेसिक रसायन की जो मूलभूत सिद्धांत है, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे इस विषय को बारीकी से अच्छे से समझने के लिए। पदार्थ और द्रव्य के बाद में हम पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, एटम बम का नाम सुना होगा। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ को कह लो, यौगिक को कह लो, मिश्रण को कह लो, तत्व को कह लो, तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो ये सिद्धांत कणाद ऋषि ने दिया था। महर्षि कणाद ने बताया था कि किसी भी द्रव्य या फिर ये कह सकते हो आप कि किसी भी पदार्थ को है वो अगर टुकड़े किए जाए उसके, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसका विभाजन असंभव हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि किसी भी, अगर आप आलू को लेते हो या अपने घर के अंदर प्याज को कुछ भी लेते हो, तो उसको अगर आप कटिंग करते हो तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसको कटिंग करते जाए तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, तब उसको काटना, उसका विभाजन करना है वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि असंभव हो जाता है। तो वैसे ही द्रव्य के साथ होता है। द्रव्य में भी क्या होता है, उसको अगर हम विभाजित करते जाए तो एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे उसका विभाजन क्या हो जाएगा? असंभव हो जाता है, यानी कि वो अविभाज्य कण बन जाता है। तो जो किसी भी द्रव्य पदार्थ का सूक्ष्मतम या अविभाज्य कण है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। भारतीय अगर ऋषियों की बात करें तो महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले, परंतु विज्ञान के अनुसार सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने बताया कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गई हमारे परमाणु की बात। अब हम बात करेंगे परमाणु के बाद में, ये आप नोट करते जाइएगा सारी की सारी बातें। परमाणु क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य क्या था, परमाणु क्या था। अब हम बात करेंगे अणु। अणु क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सी बात है। परमाणु को हमने पढ़ा, परमाणु सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ या द्रव्य के सूक्ष्मतम कण जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अणु क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का अगर समूह बनता है तो वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। अब अणु, परमाणु कोई भी हो सकते हैं, जैसे
मैं कहता हूं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो वो क्या बन जाते हैं H2। तो ये एक तरह का हाइड्रोजन का क्या हो गया, एक अणु हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एक अणु। यहां पे 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं नमक की, नमक का सूत्र आपको पता होगा NaCl होता है। तो यहां पे भी Na यानी कि सोडियम और यहां पे Cl यानी कि क्लोरीन, इन दोनों का एक एक अणु मिलकर के, सॉरी एक एक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहा है। तो अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। 2 भी हो सकते हैं या 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं परमाणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अणु के बाद हम पढ़ेंगे, जानेंगे तत्व के बारे में। ये सारी परिभाषाएं आप नोट करते जाइएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समझते जाइएगा। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आप खुद बना सकते हो, खुद लिख सकते हो अगर आपको उसके बारे में गहराई से जानकारी है। तत्व क्या होता है दोस्तों, जब एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु हैं, उनका समूह है, एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है, एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है, क्या कहलाएगा, तत्व है। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है। अब इनके अंदर एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। सोने के अंदर सिर्फ Au के परमाणु पाए जाते हैं, लोहे के अंदर सिर्फ Fe के परमाणु पाए जाते हैं, और चांदी के अंदर केवल चांदी के परमाणु पाए जाते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा। तो ये मैं इनको हटा देता हूं एक बार, ये आपके थोड़ा समझ में कम आएगा। आप ये समझिए कि तत्व के अंदर एक ही परमाणु का समूह है पाया जाता है, तो वो क्या, एक ही प्रकार के परमाणु का समूह पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, कॉपर यानी कि तांबा है, तो ये सारे किस श्रेणी में आते हैं, तत्व की श्रेणी में आते हैं। तत्व के बाद में हम पढ़ेंगे यौगिक, यानी कि कंपाउंड। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर परमाणु को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या इससे अधिक परमाणु, ये सिंबल बनाया मैंने, 2 से ज्यादा परमाणु, इनको एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक। निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब यौगिक का उदाहरण है, जैसे सबसे आसान उदाहरण मान लीजिए H2O। H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है, H2O रासायनिक सूत्र होता है जल का। इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जब ये 2 मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल या फिर पानी का निर्माण होता है। और ये एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि अगर जब निश्चित अनुपात में, कैसे, जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तभी किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। अगर हाइड्रोजन के 2 नहीं होते, हाइड्रोजन का 1 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तो ये जल नहीं बनता है। तो एक निश्चित अनुपात में परमाणुओं और तत्वों का समूह क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। और एक होता है मिश्रण। मिश्रण में जो परमाणु या फिर तत्व है वो अनिश्चित अनुपात में होते हैं, उनमें उनका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। जैसे इसके अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु था, यानी कि 2:1 में जब होते हैं तभी जल का निर्माण होता है। तो लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक परमाणु या फिर तत्व जो एक अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं वो कहलाता है
मिश्रण। अब मिश्रण का उदाहरण सिंपल सा है, अपने वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है वो किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों वायु के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? क्या केवल ऑक्सीजन पाई जाती है? नहीं, वायु के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर, इसमें बहुत सारी गैसें आ जाती है, जैसे CO2 आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है, और भी कई गैसें हैं जो इसमें आ जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर मात्रा किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन की पाई जाती है 21%। 78% और 21%। वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 पाई जाती है 78%, O2 पाई जाती है 21%, और अदर CO2 है, SO2 है, CO है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है 1%। अब धीरे धीरे क्या है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वायुमंडल में घट रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से है वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जो बहुत सारी प्रजाति हैं वो विलुप्त हो रही है। तो हम इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले पढ़ा हमने पदार्थ या फिर द्रव्य, उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु, उसके बाद में अणु, उसके बाद में तत्व, उसके बाद में यौगिक, उसके बाद में मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। दोस्तों हमें तत्वों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर अभी तक टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। टोटल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118। और इन 118 में से कम हमें 30 तक के तत्व है वो कंटिन्यूस याद होने ही चाहिए। अब 30 तक के तत्व याद होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो सारे के सारे तत्व मैं यहाँ पे 30 तक के लिख देता हूं जिन्हें आपको याद करना है। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के तत्व है वो बोर्ड पर लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। दोस्तों ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? कोई भी तत्व होता है या परमाणु होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी भी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे सबसे पहले नंबर पर तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। हीलियम, 2 नंबर पर हीलियम है, हीलियम का प्रतीक है He। 3 नंबर पर लिथियम है, लिथियम का प्रतीक है Li। इसका जो पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा। किसी भी तत्व का प्रतीक जो होता है उसका पहला अक्षर वो कैपिटल यानी कि बड़ी ABCD में, और दूसरा जो अक्षर होगा वो छोटी ABCD में होगा। जैसे कई बार लिखा हुआ आ जाता है, जैसे C, एक तो लिखा होता है CO और एक होता है CO। इसमें C और O दोनों सेम साइज के हैं, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। और अगर एक C बड़ा है एक छोटा है, ये क्या होगा? कोबाल्ट होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा अंतर महसूस करना होगा। इसीलिए विज्ञान में क्या है, किसी भी तत्व का प्रतीक में पहला जो अक्षर है वो बड़े कैपिटल में लिखा जाता है, दूसरा अक्षर है वो छोटे स्मॉल में लिखा जाता है। तो 3 नंबर पे लिथियम Li, 4 नंबर पे बेरिलियम का प्रतीक Be, 5 नंबर पे बोरॉन का प्रतीक B, 6 नंबर पे कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बन है उसके यौगिक नाम का चैप्टर है, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं इसको। तो 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको पता है वायुमंडल में पाई जाने वाली ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में कौन नहीं जानता, ये परमाणु प्राणवायु है अपनी। तो ऑक्सीजन का प्रतीक O, 9 नंबर पर फ्लोरीन का प्रतीक F, 10 नंबर पर नियोन का प्रतीक Ne, 11 नंबर पर सोडियम का प्रतीक Na। ये याद रखना Na, सोडियम का प्रतीक Na होता है, S नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, सिलिकॉन का प्रतीक Si,
फास्फोरस का प्रतीक P, यहाँ पे P है, F नहीं है। फास्फोरस का प्रतीक क्या है? P है। फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का प्रतीक S, और 17 नंबर पे क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक Cl, 18 पे आर्गन, आर्गन का प्रतीक Ar, 19 पे पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक K है। यहाँ पे क्या है? K है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का प्रतीक K, कैल्शियम का प्रतीक Ca। तो इस तरह से हमारे ये 20 तक के तत्व तो हमने लिखे, और इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। याद करना सिंपल सा ही है। अगर आप एक दो बार, दो तीन बार इसको पढ़ेंगे तो आपकी याद हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद में 10 तत्व और है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास 30 तत्व हो जाएंगे जिनको हमें याद करना है। तो 20 नंबर पे आ गया आपके कैल्शियम, 21 कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम, 22 नंबर टाइटेनियम, 23 नंबर वेनेडियम, 24 नंबर क्रोमियम, 25 नंबर मैंगनीज का प्रतीक है Mn। मैंगनीज के बाद में आयरन, आयरन की लोहा का प्रतीक है Fe। मैंगनीज, आयरन, उसके बाद में कोबाल्ट। अभी मैंने बताया था आपको कोबाल्ट का, कोबाल्ट का प्रतीक क्या होगा? CO स्मॉल में, ठीक है। उसके बाद निकल, निकल का प्रतीक Ni, निकल का प्रतीक Ni। उसके बाद 29 कॉपर, कॉपर का प्रतीक Cu। उसके बाद में जिंक, जिंक का प्रतीक Zn, जिंक का प्रतीक क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 तक आ रहे हैं आपके, 28 तक लिख लीजिए एक बार इधर। 28 तक आ गए आपके निकल, और 2 मैं इधर लिख देता हूं। निकल 28, 29 पे आ गया कॉपर, Cu, कॉपर यानी कि तांबा, और 30 पे जिंक, जिंक यानी कि Zn। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर के 30 तक के तत्व। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको 30 तक के तत्व है। इसी फ्लो में आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और आप इनको याद कर लीजिएगा। चलो चलते हैं हम आगे। दोस्तों, अभी हमने परमाणु क्रमांक की बात की थी। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। दोस्तों, परमाणु क्रमांक का हमें इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि इसी से हम आगे रसायन विज्ञान को इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक के बाद में एक परिभाषा आती है संयोजकता। प्रत्येक तत्व की कोई ना कोई संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब होता है लेन देन की क्षमता। उधार लेना भी पड़ता है, उधार देना भी पड़ता है। जैसे मनुष्य जीवन में भी होता है कि हमें उधार, किसी से कई बार जब जरूरत पड़ती है उधार पैसे लेने पड़ते हैं, और जब कई बार हमारे पास ज़्यादा होता है, कोई और मांगता है तो हम उसको उधार दे भी देते हैं। तो संयोजकता में भी सेम वही कहानी है। इसमें भी हमें क्या होता है, इसमें उधार लेन देन का काम होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के उधार लेन देन का काम होता है। किसके उधार लेन देन का काम होता है? इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणांशित कण होता है, जो क्या होता है,
कोई भी तत्व है उसका ये सेंटर होगा, इसको बोलेंगे हम नाभिक। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नाभिक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं। और उन कक्षाओं में कौन रहता है? उन कक्षाओं में रहता है इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक है। नाभिक के अंदर पूरा का पूरा धनावेश कह दो या फिर प्रोटॉन। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? धनावेश या प्रोटॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर की जो कक्षाएं हैं इनके अंदर पाया जाता है। इन कक्षाओं को नाम दिया गया है। पहली जो कक्षा है, 1 नंबर कक्षा, उसको नाम दिया है के। 2 नंबर कक्षा को नाम दिया एल। 3 नंबर को एम। 4 नंबर को एन। अब पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पहली कक्षा जो छोटी कक्षा है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 8। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। चौथी कक्षा में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। पांचवी कक्षा आएगी उसमें वापस 18 होंगे और छठी कक्षा में वापस 32। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का कक्षा के अंदर भरा जा सकता है। पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32। अब ये प्लस है और बाहर की कक्षा में क्या होता है? माइनस है। और आपको पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कुछ भी देख लीजिए, हर जगह जो विपरीत गुणों वाली चीजें होगी वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। प्लस वाला माइनस को करेगा, माइनस वाला प्लस को करेगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस को आकर्षित करेगा। तो जो सबसे नजदीक कक्षा होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से सबसे ज्यादा आकर्षित होंगे। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आकर्षण भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है ये आप नोट कर लीजिए। पहली कक्षा को के, एल, एम, एन या न भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षाओं के नाम कहां से शुरू होते हैं। के से के, एल, एम, एन, ओ, पी, जो भी है इस तरह से ये नाम शुरू होते हैं। पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, पांचवी में 18, छठी में 18, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32। तो अब हम पढ़ेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखो संयोजकता निकालना बहुत ही आसान है, एकदम इजी प्रोसेसर है। मान लीजिए हम 2 तत्व ले लेते हैं। एक तत्व ले लेते हैं कार्बन। अब कार्बन का अभी हमने तत्व लिखे थे 1 से लेकर के 30 तक। तो कार्बन कितने नंबर पे था वो आपने नोट किए होंगे। उसमें देखिए कार्बन आपके 6 नंबर पे था। कितने नंबर पे था? 6 नंबर पे। और एक तत्व ले लेते हैं हम ऑक्सीजन। यह तो अपनी प्राणवायु है, इसके बिना तो हमारा, मैं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूं, ऑक्सीजन से की वजह से सांस ले पा रहा हूं, इसलिए मैं पढ़ा। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। अब इसकी हमें संयोजकता निकालनी है। तो हम संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो हम संयोजकता निकालेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन की संयोजकता निकालनी है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता निकालनी है तो उसके पास ये परमाणु क्रमांक यानी कि 8 नंबर पे है। तो 8 नंबर पे है तो इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। विशुद्ध अवस्था में परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा? अपनी पहली कक्षा ये है, इस कक्षा में भरेगा इसको। तो पहली कक्षा में तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब 8 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर दिए, तो बच के कितने? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसमें 2 आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएंगे? आगे वाली कक्षा में जाएंगे। तो आगे वाली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली कक्षा में आ गए। अब दूसरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते ही आपको पता है कि कोई भी तत्व है या परमाणु है या मान लीजिए कोई भी इंसान है, वो क्या चाहता है कि उसकी जेब भरी हुई रहे।
अब जेब चाहे उसके पास एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चार हो, जेबें जितनी भी हो, वो सारी जेबें वो क्या चाहता है, उसकी जेबें भरी हुई रहे, यानी कि उसके पास अच्छा खासा माल रहे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस हाई रहे। तो वैसे कि वैसे तत्व भी चाहते हैं कि उनकी कक्षाएं क्या रहे, भरी हुई रहे। तो भरी हुई रहे, तो पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरी में हमने डाल दिए 6। तो दूसरे में 6 डालते ही क्या हो जाएगा, अब इसको दूसरी कक्षा को बढ़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हमने पढ़ा था पहली कक्षा में, के कक्षा में 2 आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम में भी 8 आ सकते हैं, एन में 18, ओ में 18, पी में 32। तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, हम मोस्टली यहाँ तक की बात करते हैं, एन तक की, के एल एम एन तक की बात करते हैं। के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 18। पहली कक्षा में हमने 2 भर दिए, तो पहली कक्षा वाला तो बोलेगा नहीं। दूसरी कक्षा में हमने 6 ही भरे हैं, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, दूसरी वाली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किसी से उधार लेने की कोशिश करेगा, और जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाला चाहिए, क्या चाहिए, माइनस वाला, ऋणावेश वाला इसको चाहिए। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो और जैसे ही लेगा, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो इसने अपनी कक्षा भर ली। अब यहाँ पे नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8 के 8 ही है, और इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। तो माइनस वाला बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाती है आपके -2। तो जब कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, माइनस में होगी। क्या होगी, माइनस में। और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में क्या होगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे मात्र, ये मैं हटा देता हूं, 1 2 3 4। अब दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए कार्बन के, लेकिन ये दूसरी कक्षा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 8। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो अब इसके पास 2 कंडीशनें बन जाती है। भाई कोई भी तत्व ये चाहेगा कि उसकी कक्षा भरी हुई रहे, यानी कि चाहे उसकी एक कक्षा भरी हुई रहे, चाहे 2 कक्षा भरी हुई रहे, वो बस भरी हुई रखना चाहता है, वो खाली नहीं रखना चाहता है। तो अब इसकी पहले वाली कक्षा भरी हुई है, और दूसरी वाला कक्षा भरने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दूसरी वाली कक्षा भरने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर ये कर सकता है कि इसकी पहली वाली कक्षा भरी हुई है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल के बाहर फेंक दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है ये, तो इसकी, मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 4, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी C, और इसके ऊपर हम लिख देंगे -4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो इसकी पहली वाली कक्षा भरी हुई है, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कह देगा मेरी पहली कक्षा भरी हुई है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, यानी कि अगर E माइनस वाला ग्रहण किया है तो -4, अगर 4 निकल गए तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ जाएगा +4। तो किसी भी तत्व की अगर संयोजकता प्लस में है, इसका तात्पर्य यह है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, और अगर उसने उसकी संयोजकता माइनस में है, इसका तात्पर्य यह है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो बात आपकी समझ में आई होगी। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष द्वारा, बाह्यतम कोष द्वारा मतलब उसके सबसे बाहर वाली कक्षा द्वारा। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा, दूसरी कक्षा है वो सबसे बाहर वाली कक्षा है, क्योंकि तीसरी कक्षा में जाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो दूसरी कक्षा क्या होगी, सबसे बाह्यतम कक्षा है। कार्बन के लिए भी दूसरी कक्षा क्या है, सबसे बाह्यतम कक्षा है। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष द्वारा, यानी बाह्यतम कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या फिर त्यागने, ग्रहण या फिर त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। कोई भी तत्व है जिसके बाह्यतम कोष द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, साधारण सा एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे
एक ले लेते हैं हम फ्लोरीन का और एक ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का। इन दोनों की आपको संयोजकता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन का F है, ये नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपको पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? तो वो अपने 30 तक तत्व लिखे थे वो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। वैसे कि वैसे मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कि 12 नंबर पे आता है। तो ये आपको एकदम एकदम फिंगर टिप्स होने चाहिए, आपके अंगुलियों पे होने चाहिए सारे के सारे 30 के 30 तत्व है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना हो। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, तो 9 में से पहले कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ देंगे? 2। फिर हम चलेंगे आगे दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके? 9 में से 2 गए 7, 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दिए, इसमें बढ़ दिए 2, इसमें बढ़ दिए 7। अब ये क्या कर सकता है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, तो पहले वाली कक्षा भरी हुई है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्योंकि दूसरी वाली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि इसकी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन माइनस वाला ग्रहण किया तो इसकी संयोजकता हो गई -1। तो F की संयोजकता क्या हो गई? -1। बात आ रही समझे? तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है? नाभिक, पहली कक्षा। मैग्नीशियम 12 नंबर पे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए हमने। फिर दूसरी कक्षा में 12 में से 2 गए, बच गए 10। दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। 10 में से 8 आ गए, तो बच गए कितने? अभी 2 और बच गए। तो 2 किस में जाएंगे? फिर तीसरी कक्षा में जाएंगे। अब आपको पता है पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 पूरे, तीसरे में 2 आ गए। अब तीसरी कक्षा में भी कितने आपने पढ़ा होगा? एल में बताया था मैंने 2 एन, यानी कि दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में एन में 8। तीसरी में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। लेकिन इसके पास तो अभी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग दे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस कक्षा को पूरा करे, क्योंकि हर तत्व या परमाणु किया जाता है उसकी कक्षा भरी हुई रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर नहीं सकता, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 12, और इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कितने हैं? 12 है। लेकिन अभी इस कक्षा को बराबर रखने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और त्याग करते ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे 12, यानी कि प्लस का चार्ज बढ़ गया है। प्लस का चार्ज बढ़ गया तो कितना बढ़ा? 2 ज्यादा, 2 बढ़ा। तो मैग्नीशियम पे क्या होगा? +2 आ जाएगा। मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा? +2। तो इस तरह से हम संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। फ्लोरीन की निकाली, मैग्नीशियम की निकाली। ऐसे ही मैं आपको कुछ तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए दूंगा, तो आप उनकी संयोजकता निकालिएगा और नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि आपने उन तत्वों की क्या क्या संयोजकताएं निकाली। तो लिख लीजिए कौन से तत्व हैं। सबसे पहला तत्व है नियोन। नियोन की संयोजकता निकालनी है। परमाणु क्रमांक आपको पता ही है, 10 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे आपके है पोटेशियम। पोटेशियम की संयोजकता निकालनी है। 3 नंबर पे आपका आएगा कैल्शियम। 4 नंबर पे क्लोरीन। तो इन 4 तत्वों की आपको संयोजकता निकालनी है और हम इनकी संयोजकता निकाल करके आपको कमेंट करना है। अब हम आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट्स के साथ रसायन विज्ञान के। दोस्तों, जैसे ही हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे रसायन विज्ञान के, वैसे ही हम अगले अपने जो कक्षा 10 के जो चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर्स है ये आपके बहुत काम आएंगे आगे, आपके अभी भी काम आएंगे और बाद में जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब भी काम आएंगे। तो ये एक ऐसा नॉलेज है जो आपके दिमाग में स्थायी हो जाना चाहिए। मतलब ये भूलने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, रटे रटाई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। रटे रटाई होगी तो ये आप जल्दी भूल जाओगे और फिर आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
तो बढ़िया है कि आप इसको अच्छे से पढ़े, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ज्ञान वही जो हिये में हो। हिये का मतलब जो अपने बड़ेरे लोग कहते थे, वो कहते थे कि हियारो ज्ञान काम आवे। मारवाड़ी में एक कहावत है, हियारो ज्ञान काम आवे। हिये का ज्ञान मतलब जो अपने हिये में विद्यमान ज्ञान है, अपने कलेजे के अंदर जो ज्ञान है वही काम आता है। तो हिये का ज्ञान कौन सा होगा? जो हमने अच्छे से समझा होगा वही ज्ञान हमें याद रहेगा। तो आपने आज पढ़ा पदार्थ या फिर द्रव्य, उसके बाद में परमाणु, उसके बाद में अणु, उसके बाद में तत्व, उसके बाद में यौगिक, उसके बाद में मिश्रण और उसके बाद में संयोजकता। और भी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।